Okay, so hello everyone. Very good evening to all of you guys. I hope everyone is doing good. Please just confirm if it's all good with the audio video so that we can start our class. So just tell me once if we are good with the audio video. Hello Shubham, very good evening. Hello Muskan, Dikshita, Shikha, Nancy, Pradyuman, and Isha. All clear, all good. Chali. So yesterday we were discussing chapter number 5, and chapter number 5 was with respect to the volcanism. तो अभी तक जितना भी हम लोग ने कवर किया है, आई रियली होप कि आप लोगों को वो वाला वहां तक का पॉइंट सब बच्चों को क्लियर है. जितना भी हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, इज दैट पार्ट ओके? इज दैट पार्ट क्लियर एवरीवन? यस. सो कल हमने वोल्केनिज्म के बारे में काफी सारी चीजें, काफी सारा डिस्कशन किया और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में समझा. तो एक पार्ट हमारा हो चुका है और दूसरा हमें आज करना है. So yesterday we started with the volcanism as variability developer, जहाँ पे हम ये समझना चाहते हैं कि volcanism से किस तरह के वेरिएबिलिटी डेवलप हो रही है, मतलब किस तरह के लैंडफॉर्म्स ये बना रहा है. वेरिएबिलिटी डेवलपर क्यों है? बिकॉज हम जानते हैं दैट वोल्केनिज्म इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एंडोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक है तो वेरिएबिलिटी डेवलपर तो होगा ही. किस टाइप का है? वैसे तो सडन है. वैसे तो वोल्केनिज्म एक सडन फोर्स मानी जाती है अंडर एंडोजेनिक, बट कहीं कहीं पे कभी कभी ड्रास्ट्रॉफिक एग्जांपल हो सकते हैं, बट मोस्टली सडन के केस में आता है. कल आपको मैंने बताया था कि ये जो सडन एंडोजेनिक फोर्स है वोल्केनिज्म, इसको हम कैटेगराइज करते हैं इसके लोकेशन पे. कहां हुआ है वोल्केनिज्म का इंपैक्ट? वोल्केनिज्म हमें कहां देखने को मिला? अगर तो हमें सरफेस के ऊपर देखने को मिला, मैग्मा सक्सेसफुली आ गया सरफेस के ऊपर, तो वो है एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म. और इससे बनने वाला जो लैंडफॉर्म है उसे कहा जाएगा वोल्केनिक लैंडफॉर्म. और जिस केस में मैग्मा ऊपर सरफेस तक नहीं पहुंच पाया और सरफेस की तरफ पहुंचते पहुंचते बीच में ही सॉलिडिफाई हो गया, उसे इंट्रूसिव
के नाम से जानते हैं, इंट्रूसिव वोल्केनिज्म, जिससे जो लैंडफॉर्म बनेंगे दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स। प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स। क्लियर एवरीवन? हमने कल शुरुआत की थी एक्सट्रूसिव के साथ में। एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म में हमने कल आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। एक्सट्रूसिव में अगर फिशर टाइप का, एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म में अगर आपका फिशर टाइप का वोल्केनिज्म हो तो उससे बनते हैं टेबल लैंड लावा प्लेट्यूज, कुछ इस तरह की, क्योंकि इनमें आपका होता है बहुत ज्यादा मैफिक वाला लावा, बहुत मोबाइल लावा होता है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने, दैट सेकेंड एग्जाम्पल वॉज दी वॉल्केनिक माउंट्स। अब वॉल्केनिक माउंट्स वो वाले केस में बनते हैं जहां पे हमारा सेंट्रल टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन होगा, साथ में एसिडिक लावा होगा। मतलब दोनों हो सकता है, इट कैन बी एसिडिक लावा ऑल्सो, इट कैन बी बेसिक लावा ऑल्सो। तो जो बेसिक लावा से बनेगा यानी कि मैफिक लावा से बनेगा, जिसको हमने कल किया था विद लेस सिलिका, बसाल्टिक लावा भी बोलते हैं, उससे बेसिक कोन बनते हैं और एसिडिक कोन। बेसिक और एसिडिक कोन के बारे में आप जानते हो। बेसिक कोन्स को हमने कल इस तरह से डिफाइन किया था, जिनका बेस लंबा है और इनको शील्ड वॉल्केनो भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज शील्ड कोन और शील्ड वॉल्केनोस। ये ब्रॉड बेस, हाइट इनकी कम है क्योंकि ये बेसिक लावा से बने, और एसिडिक वाले केस में हाइट ज्यादा, ये हम लोगों ने कल आपको एक्सप्लेन किया था। इन्हीं के फर्दर एसोसिएटेड फीचर्स में हमने डिस्कस किए थे पैरासिटिक कोन और सिंडर कोन, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो पैरासिटिक और सिंडर कोन का एग्जांपल समझाया था, जब मेन वेंट के अलावा, ये मेन वेंट के अलावा लावा साइड से भी इस एंसिलरी सेकेंडरी पाइप से भी बाहर निकले, इससे जो कोन्स बनते हैं वो पैरासिटिक कोन कहलाते हैं। और सिंडर कोन में बताया था कि लावा जो माउंटेन जो है, जो आपका लैंडफॉर्म है, सिंडर कोन वो होगा जहां पे क्रेटर के अंदर, क्रेटर क्लियर नहीं है, क्रेटर में खुद के वॉल्केनिक रॉक फ्रेगमेंट्स उस क्रेटर को एक तरह से उस पूरे ओपनिंग को कवर कर देते हैं। जो नॉर्मल ऐसा दिखना चाहिए, अभी वो आपका ऐसा दिखता है बिकॉज ऊपर वाला पार्ट जो है इट इज कवर्ड बाय इट्स ओन रॉक मटेरियल, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंडर कोन। इनके एग्जाम्पल आपको बताए। फिर हमने कल ये भी समझा भाई आखिर वॉल्केनिक, इसी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से, वॉल्केनिक माउंट से कुछ एसोसिएटेड फीचर हमने कल आपको बताए थे। क्रेटर्स जो ओपनिंग है, एनलार्ज क्रेटर जिनको प्लग डोम बोला गया, और सॉरी उनको कैल्डेरा बोला गया, और प्लग डोम्स वो एक्सपोज्ड पाइप्स हैं जो बाहर निकल आती हैं। एक्सपोज्ड पाइप्स दिखने के चांसेस किस में होते हैं? कैल्डेरा वाले केस में होते हैं। तो कैल्डेरा जब एक इतना वायलेंट एक्सप्लोजन हो जाए कि अपना ही स्ट्रक्चर ऊपर का कोलैप्स कर जाए किसी वॉल्केनो का, और उसकी ओपनिंग बड़ी बन जाती है, उसको हम लोग कैल्डेरा कहते हैं। इस तरह से क्रेटर लेक्स बनती हैं। कल आपको एग्जांपल समझाया, आपको प्लग डोम्स भी दिखाए, कैल्डेरा भी दिखाए, और प्लग डोम आइलैंड्स भी दिखाए थे। उसमें आपका विजर्ड आइलैंड, ओरेगांव का एग्जांपल हमने कल दिया था। अब यहां तक का पॉइंट हमने कल, अच्छा कल आपको एक और चीज बताई इंटरेस्टिंगली सी, एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म में दो बड़े ही डिफरेंट टाइप के मैग्मा फ्लो हमने किए थे। मैग्मा का मैं कॉम्पोजिशन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग कि ये मैग्मा का कॉम्पोजिशन क्या है। मैग्मा के कॉम्पोजिशन के बेसिस पे तो हमने कर लिया, मैग्मा के कॉम्पोजिशन के हिसाब से तो वी हैव गॉट द टू टाइप ऑफ मैग्मा, मैफिक एंड फेल्सिक। मैग्मा के फ्लो के टाइप से तो दो फ्लो आपको बताए थे, ए लावा फ्लो, रबर फ्लो जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पायरोक्लास्ट मटेरियल होता है, और दूसरा पा होए होए लावा फ्लो जिसको रोपी फ्लो भी कहते हैं। इसमें पायरोक्लास्ट मटेरियल ज्यादा नहीं होता, इजेक्टेड मैग्मा का अमाउंट ज्यादा होता है। आपने यहां पे देखा था, दिस वाज योर ए फ्लो, क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा सर यहाँ पे ना पायरोक्लास्ट बहुत ज्यादा है, ये सब ऐसा रॉक सॉलिड ज्यादा है। और दूसरे केस में देखिए प्योर लावा, सिर्फ लावा ही लावा आपको नजर आ रहा है। ये दूसरे वाला जो फ्लो है, क्योंकि इसमें पायरोक्लास्ट नहीं है, इसका फ्लो स्मूथ होता है अपने स्मूथ फ्लो की वजह से, और अलग अलग लेयर्स के अलग अलग टाइम पे
कूल डाउन सॉलिडिफाई होने की वजह से क्या होता है, ऊपर वाली लेयर हो जाती है सॉलिडिफाई और उसके अंदर का लावा निकल जाता है, तो आपकी क्या बन जाती है, टनल्स। आपको कल भी बताया था, इससे क्या बनती है आपकी, लावा टनल्स बनती हैं, या जिनको हम ट्यूब टनल भी कहते हैं, राइट। इस तरह का एग्जांपल कल हमने आपको समझाया था। ओके, चलिए, तो यहां तक का पॉइंट अगर क्लियर है तो आज की जो क्लास की शुरुआत है वो हम करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू इंट्रूसिव यानी कि प्लूटोनिक वोल्केनिज्म से। कल की क्लास में कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज वी आर गुड टू स्टार्ट एवरीवन। कल की क्लास से कोई डाउट नहीं है? कल की क्लास से अगर डाउट नहीं है तो वी कैन गो अहेड, वी कैन स्टार्ट, राइट। फटाफट से क्विकली आपको रिवाइज भी करवा दिया कल वाला। अब देखिए सर, यहां पे केस बड़ा सिंपल है। यहां पे जो मोल्टन रॉक मटेरियल है यानी मैग्मा जो है, उसने अपनी जर्नी तो शुरू की थी टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, मगर ये बेचारा विद इन द लिथोस्फेयर ही सॉलिडिफाई हो गया, ये नहीं पहुंच पाया ऊपर। ये वाला जो केस आप देख रहे हो इंट्रूसिव वाला, इसमें मैग्मा विद इन द लिथोस्फेयर ही सॉलिडिफाई हो जाता। देखिए यहां पे इस केस में अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, ये बहुत सारा मैग्मा है, ये मैग्मा निकला निकला बाहर निकला, लेकिन यहां पे बीच में ही आपका सॉलिडिफाई हो गया। इस तरह से कुछ वर्टिकल फॉर्मेशन हो सकती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन हो सकती हैं, तो ये इस तरह से इसका सॉलिडिफिकेशन होगा। कल आपको मैंने बताया था इसके शेप और साइज के हिसाब से इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इंट्रूसिव वोल्केनिज्म बेस्ड ऑन शेप एंड साइज, based on shape and size, we categorize intrusive into two parts, एक massive और दूसरा tabular। tabular के भी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक concordant जिसमें हॉरिजॉन्टली लावा आपका सॉलिडिफाई हुआ है, और दूसरा है आपका डिस्कॉर्डेंट जिसमें आपका वर्टिकली लावा सॉलिडिफाई हुआ है। देखिए क्या है ना सर, हम ये मान के चलते हैं कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स का बाय डिफॉल्ट जो बेडिंग है वो हॉरिजॉन्टल बेडिंग है। ये हम स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हम ये मान के चलते हैं कि जो रॉक्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल बेडिंग होता है, मतलब जो रॉक्स का नेचुरल जो लेआउट है वो ऐसे है। तो जो भी चीज हॉरिजॉन्टली है रॉक्स में वो नॉर्मल है हमारे लिए। अगर रॉक्स के अंदर कुछ भी वर्टिकली हो जाता है वो हम एबनॉर्मल मान के चलते हैं, समझ रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल बेडिंग है रॉक्स की, ऐसा बिल्कुल क्लियरली स्टार्टिंग में ही माना जाता है। तो जो चीज हॉरिजॉन्टल है वो कॉन्कॉर्डेंट है, जो वर्टिकल है वो डिस्कॉर्डेंट है, ये समझ लीजिए। अब यहां पे हम आएंगे, डिटेल में बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे। आपको थोड़े थोड़े नोट्स भी इसमें हम लोग करवाएंगे नोट। यहाँ पे आप देखिए सर, सबसे पहले जो मैंने पहली कैटेगरी आपको बताई थी मैसिव वाली कैटेगरी, क्या आप अपने स्क्रीन पे मैसिव कैटेगरी में एक वर्ड पढ़ पा रहे हैं, बैथोलिथ? क्या हुआ होगा, देखो यार बहुत सारा मैग्मा था, ठीक है। ये बहुत सारा मैग्मा जो बाहर था, ये मैग्मा किसके अंदर घुस गया, इन रॉक्स के अंदर। ये रॉक्स जिनके अंदर मैग्मा मूव कर रहा है इन्हें हम होस्ट रॉक्स कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ये मेजबान रॉक्स हैं, होस्ट रॉक्स हैं, जिनके अंदर मैग्मा आया है मेहमान बन के, होस्ट बन के, आई मीन गेस्ट बन के। तो ये जो रॉक्स हैं जिनके अंदर मैग्मा मूव कर रहा है वो होस्ट रॉक्स हैं, और मैग्मा इनके अंदर घुस गया। कभी कभी क्या होता है ना, ये मैग्मा इतना ज्यादा होता है क्वांटिटी में, इतना ज्यादा इसके पास अमाउंट होता है मैग्मा में कि देखिए एक बहुत बड़े पार्ट, रॉक के बहुत बड़े पार्ट में फैल जाता है। और क्योंकि ये है तो मैग्मा बहुत गर्म भी है, तो ये जितने पार्ट में फैलेगा मोस्टली उस पूरे पार्ट में यही डोमिनेट करता है। एक बार रॉक के अंदर ये मैग्मा इस बड़ी क्वांटिटी में घुस जाए तो ये बहुत सारे एरिया को मेल्ट करके
अपने लिए जगह बना लेता है, होस्ट रॉक को मेल्ट करके उसमें अपने लिए जगह बना लेता है, अपना घर बना लेता है। इस तरह के जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं, अब ये हो तो रहा है सरफेस के अंदर, हो तो रहा है विद इन लिथोस्फेयर ना, क्योंकि ऑन द सरफेस तो नहीं हो रहा ना, विद इन लिथोस्फेयर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है बैथोलिथ। ये इंट्रूसिव का पार्ट है, ये मैसिव कैटेगरी में आता है। यू कैन सी, सो बैथोलिथ जो है हमारा, ये बैथोलिथ आपका ये लार्ज साइज मैग्मा का जो चैम्बर बन गया अंदर, ये लैंडफॉर्म फीचर इज कॉल्ड बैथोलिथ। अब कहीं कहीं पे बैथोलिथ कंप्लीट अपने आप में डोमिनेट करेगा, कहीं कहीं ऐसे भी पैचेस आएंगे जहां पे शायद वो जो होस्ट रॉक था उसके कुछ कुछ फ्रेगमेंट्स बच जाएंगे। कुछ ऐसे भी रॉक के पार्टिकल्स होते हैं जो बड़े रेजिस्टेंट होते हैं, और हो सकता है वो इतना जल्दी मेल्ट ना भी हो, कुछ उसके पार्टिकल्स बच जाए, उन्हें कहा जाता है जीनोलिथ। जीनोलिथ क्या है? बेसिकली दे आर द रिमेन्स, जीनोलिथ आर द रिमेन्स ऑफ द होस्ट रॉक। तो दो लैंडफॉर्म आपको बता दिए, बैथोलिथ और जीनोलिथ। तो बैथोलिथ वो बड़े वाला जो पूरा लार्ज साइज मैग्मा ने अपनी जगह बनाई है अपने रॉक के अंदर, और दूसरा है जीनोलिथ। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके अलावा आप एक और चीज, ये तो चलो बड़ा वाला हो गया, इसके अलावा जो दूसरा टैबुलर वाला है। अब टैबुलर में देखिए सर, छोटे छोटे कई जगह फीचर बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें, लेट अस से हम यहां पे लावा की बात करें। अब ये मैग्मा आप दिख रहा है आपको, ये और ये सब कुछ मैग्मा से कनेक्टेड है, ऐसा हवा में रैंडम थोड़ी हो रहा है ना। नीचे पूरा का पूरा मैग्मा चैम्बर है। ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर निकल के ऊपर गया, ऊपर गया, और बीच में ही इसने बजाय प्रॉपर ऊपर जाने के, ये देखिए यहां पे हॉरिजॉन्टली, इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये सॉलिडिफाई हो गया, ऊपर जाते जाते रॉक्स के अंदर ही जम गया। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जमा हुआ है, इसे कॉन्कॉर्डेंट फीचर कहेंगे। इसे जियोमॉर्फोलॉजिकली कहा जाता है सिल। सिल का मतलब होता है जो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल आपका मैग्मा डिपॉजिट हुआ है विद इन द होस्ट रॉक, उसको हम सिल कहते हैं। अगर ये थोड़ा सा मोटा है, अगर ये बहुत पतला है, मतलब आप समझिए कि ये हॉरिजॉन्टल बहुत पतली सी शीट है, पतली सी लेयर है, उसे शीट भी कह सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट की थिकनेस पे डिपेंड करता है कि मोटा है तो सिल है और पतला है तो शीट है। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें भी कुछ नए नए फीचर बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो फ्लैट हो गया, अब इसी में सिल ऐसा शेप है, एक मान के चलो कि ऊपर जाते जाते एक ऐसा लैंडफॉर्म फीचर बना कि एक ही जगह पे इस तरह से एक माउंटेन का एक कोन टाइप, जैसे एक प्रॉपर एक वॉल्केनिक कोन होता है, इस फॉर्म में आपका मैग्मा अंडर द सरफेस जम गया। नॉर्मल फ्लैट नहीं, एक एक आर्क की तरह जम गया। जैसे ऊपर माउंटेन बनाता है, अंदर भी ऐसा करके माउंटेन के फॉर्म में जम गया। उस शेप को कहा जाएगा लैकोलिथ। इसको नोट करते चलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे लैकोलिथ। तो लैकोलिथ आपके डोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वॉल्केनिक डोम्स होते हैं जो सरफेस के अंदर बनते हैं। लैकोलिथ्स आर लाइक वॉल्केनिक आर्क और वॉल्केनिक डोम, ऐसा ऊपर डोम शेप। इसी के बिल्कुल उल्टा भी कभी कभी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, लावा मैग्मा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन पूरा हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट ना होके कभी कभी ऐसी सॉसर शेप भी बना लेता है। देखिए, इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ लैकोलिथ। लैकोलिथ कैसा था? लैकोलिथ ऐसे था, ऊपर आर्क शेप में, और इसके नीचे ये अगर लावा मेरा ऐसा करके जमा हो जाए, अगर हमारा लावा ऐसा जमा हो जाए, ऐसा सॉलिडिफाई हो, इस शेप को, इस सॉसर शेप को कहा जाता है लैपोलिथ। फर्क है ना, लैपोलिथ। याद कैसे रखें सर? भाई लैप क्या होती है? गोदी। द वर्ड, इंग्लिश का वर्ड लैप इज योर गोदी, राइट, इन योर आर्म्स। आप किसी को अपनी गोदी में कैसे लेते हो? ऐसे लेते हो ना। लैप कैसे बनती है? लैप ऐसी बनेगी ना,
किसी को गोदी में लेना तो हम ऐसी गोदी में लेंगे, राइट, ऐसा लैप बना करके। तो लैप से याद रख लेना लैपोलिथ। लैपोलिथ है तो बाय डिफॉल्ट एक आपकी सॉसर शेप आपको दिखाई देगी। और लैकोलिथ है, सी फॉर केव। लैकोलिथ वर्ड में जो सी है, सी फॉर केव, और केव कैसी होती है, केव ऐसी होती है। लैकोलिथ का केव, केव का ऐसा केव बनती है, तो ऐसा याद हो जाएगा। अब इसी में ये सारे कौन से फीचर बता रहा हूं, दे आर ऑल कॉन्कॉर्डेंट्स। ये सारे के सारे फीचर कॉन्कॉर्डेंट हैं क्योंकि सब है तो हॉरिजॉन्टल। तो लैकोलिथ हो गया, लैपोलिथ हो गया, सिल हो गया, शीट हो गया। कभी कभी लैपोलिथ और लैकोलिथ का मिक्सचर भी बन जाता है। मतलब कैसे सर, ये ऐसे बन गया, आधा सॉसर शेप आधा केव टाइप, ये क्या शेप हुई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, को बोलते हैं फैकोलिथ। इट इज कॉल्ड फैकोलिथ। फैकोलिथ इज बेसिकली आधा लैपोलिथ आधा लैकोलिथ। तो कभी कभी ये ऐसा वेवी शेप में बन जाता है, वेवी टाइप भी बना लेते हैं। and all of them are part of discordant, sorry, concordant is horizontal। लेकिन एक चीज नोटिस अगर आपने की होगी, you see there are some vertical feature also। अगर आपका मैग्मा हॉरिजॉन्टल बेडिंग नहीं, उनके बिल्कुल ऑपोजिट, उनके हॉरिजॉन्टल बेड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, क्योंकि ये नेचुरल बेड है, ये जो आप देख रहे हो दीज आर द नेचुरल लेयर्स। हमने अभी अभी बताया ना कि हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि रॉक्स की जो बेडिंग है बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल है। उसके अंदर देखिए किस तरह से वर्टिकली एक स्ट्रक्चर बना है, वर्टिकल स्ट्रक्चर। यू सी दैट ऑलमोस्ट वर्टिकल फीचर जो है, जो होस्ट रॉक्स को परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करता निकल रहा है। ये आपका होस्ट रॉक है, ये दोनों आपके होस्ट रॉक्स हैं। इधर से निकल रहा है मैग्मा, परपेंडिकुलर उसको पेनिट्रेट करता हुआ निकल रहा है, उसको हम कहते हैं डाइक। दिस इज कॉल्ड डाइक। तो डाइक क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, जैसे सिल हॉरिजॉन्टल है, डाइक आपका वर्टिकल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइक शुड बी कॉल्ड एज डिस्कॉर्डेंट। ये हमारा डिस्कॉर्डेंट फीचर है। आर वी क्लियर ऑन दैट बडी? यस, प्लीज टेल मी इफ वी आर क्लियर। वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन, very basic introduction। yes, अब मैं क्लास नोट्स लिखवाऊंगा, अब मैं आपको क्लास नोट्स दूंगा, हम क्लास में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट याद करेंगे। हेलो भास्कर, वेरी गुड इवनिंग ब्रदर। ठीक है, मुझे बताइए जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया समझ में आया? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये डायग्राम शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ये वाला जो है प्रॉब्लमेटिक डायग्राम नहीं होना चाहिए। हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर याद रख लेना, कभी बाई चांस लिखने को आ जाए, डिफरेंशिएट करने को आ जाए एक्सक्लूसिव इंट्रूसिव, याद रखना कि जो एक्सक्लूसिव वाला है ना वो बहुत जल्दी क्विकली कूल डाउन होगा। उसको आप ऐसे याद रख लो ना, जब मैग्मा नीचे से ऊपर आया, अचानक से उसका एनवायरमेंट बदल गया, तो फटाफट से जल्दी से ठंडे, फटाफट से कूल डाउन होता है। जो मैग्मा सरफेस तक पहुंच जाएगा वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। पहली बात तो बहुत ट्रैवल करके आया है, अपनी मैक्सिमम हीट नीचे लूज करके आया है, और ऊपर पहुंचते ही एनवायरनमेंट चेंज है, ऊपर के टेम्परेचर का असर होगा, फटाफट से कूल डाउन होगा। लेकिन जो इंट्रूसिव, जो प्लूटोनिक वोल्केनिज्म है, ये बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होता है। एक तो बिकॉज देयर इज नो आउटसाइड एक्सपोजर ना, देयर इज नो आउटसाइड एक्सपोजर, एक ये भी रीजन है, क्योंकि अंदर के अंदर है तो बहुत जल्दी ठंडा होने की कोई वजह नहीं है। जबकि बाहर जाने वाले के पास हमेशा एक एक्सटर्नल आउटसाइड एक्सपोजर रहेगा, आउटसाइड टेम्परेचर एक्सपोजर रहेगा जो उसको जल्दी ठंडा कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना, कूल क्विकली एंड कूल स्लोली। जो चीज जितनी क्विकली सॉलिडिफाई हो जाएगी ना, उसमें उतने ही छोटे स्मॉल ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं। जो चीज जितना वक्त लगा के धीरे धीरे ठंडी होगी, उसमें उतने ही बड़े लार्ज ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं। उनको पूरा टाइम मिलता है ना।
कोई चीज आराम आराम से धीरे धीरे ठंडी होगी, उसमें आपस में उन ग्रेन्स को, उन पार्टिकल्स को जुड़ने का मौका मिलता है। इसलिए लार्ज ग्रेन्स वाले रॉक्स, ऐसे जो भी अगर आप रॉक देखोगे, अगर आपका प्लूटोनिक रॉक आप चेक करोगे, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली बड़े साइज के होंगे। उस रॉक के अंदर के पार्टिकल्स विल बी ऑफ लार्ज ग्रेन्स। अगर वॉल्केनिक वाला आप उठा के देखोगे तो कंपैरेटिवली आपको छोटे साइज के मिलेंगे, उसके ग्रेन पार्टिकल जिस चीज से वो बना है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ठंडा क्यों, कौन सा पहले ठंडा होगा, कौन से किस पे साइज पे फर्क पड़ेगा। अब जरा फटाफट से जो अभी तक हमने पढ़ा है, देखा है, उसको जरा फटाफट से यहाँ पे लिखते हैं। तो क्लास नोट से पहले इंट्रोडक्शन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। लावा दैट इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग डेवलप इनटू इग्नियस रॉक्स। The cooling may take place either on arriving the surface, अगर वो वाला केस है तो we call it as volcanic rock, or else lava still in the crustal portion and that becomes plutonic. According to the location of the cooling of the lava, igneous rocks can be plutonic, can be volcanic. अब हो सकता है इसके ऊपर कोई एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है इनमें कोई डिफरेंस मांग ले, कोई डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो अब तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं ना कि अच्छा सर, हम मेरे को मालूम है प्लूटोनिक क्या है और वॉल्केनिक क्या है। और जो लावा हमारा क्रिस्टल पोर्शन में विद इन लिथोस्फेयर ही इंट्रूसिव टाइप का वॉल्केनिज्म है, इसमें कई सारी डाइवर्स फॉर्म्स आप पढ़ोगे जो हमने अभी डिस्कस किया था, इनको हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज प्लूटोनिक लैंडफॉर्म्स, आल्सो कॉल्ड एज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ये सारा बैथोलिथ, लैकोलिथ, लापोलिथ, फेकोलिथ, सिल्डाइक शीट, ये सब, ये वाले सारे फीचर जो हैं, दे आर ऑल टाइप ऑफ, they are intrusive landforms। ठीक है जी, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। वन इज मैसिव प्लूटोन एंड अनदर इज टैबुलर प्लूटोन। अब आप जरा नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है जी, अब जो हम लिखेंगे वो आपको लिखना है। फटाफट से क्लास के नोट्स आपको देता हूं बना करके, तो प्लीज लिखिए। स्टार्ट राइटिंग गाइस। शॉर्ट नोट ऑन मैसिव प्लूटोन्स। They are identified with substantially large sized magma accumulation which near completely replaces the host rocks। अपने होस्ट रॉक को ही हटा दे ऑलमोस्ट और पूरे एरिया में अपना कब्जा कर ले, वो कहलाते हैं मैसिव प्लूटोन्स, मैसिव टाइप के इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। और इसी केस में जो रिमेन्स हैं, द रिमेन्स ऑफ द होस्ट रॉक, उनको हमने नाम दिया ज़ीनोलिथ्स। ये तो जरूर याद रखना है, ज़ीनोलिथ क्या होंगे। अगर कल को एमसीक्यू आ जाए तो तुमको मालूम है ज़ीनोलिथ हम किसके लिए यूज करते हैं। और ऊपर जो डेफिनेशन हमने लिखी, इसका एग्जांपल में यू शुड राइट बैथोलिथ। The example is batholith। एक छोटा सा नोट, अगर कहीं पे there is a small sized variant of batholith, कहीं कहीं पे एक बहुत ही छोटा टाइप का बैथोलिथ भी मिलता है जो थोड़ा इमेच्योर बैथोलिथ होता है, अर्ली बैथोलिथ होता है। अगर कहीं पे तुमको बैथोलिथ दिखे लेकिन छोटे साइज का, स्मॉल साइज का बैथोलिथ दिखे, इमेच्योर बैथोलिथ दिखे, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। प्लीज नोट डाउन, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक इज नथिंग बट छोटे साइज का बैथोलिथ।
इट्स ए न्यू टर्म, तो ध्यान रखिएगा स्टार मार्क के साथ में, और एमसीक्यू के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकता है कि स्मॉल साइज्ड वेरिएंट जो है हमारा बैथोलिथ का, उसको स्टॉक कहा जाएगा। अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एक ग्लोबल एग्जाम्पल लिखवा देता हूं जहां पे जो बहुत फेमस है, तो इसका एक ग्लोबल एग्जाम्पल किसका, बैथोलिथ का एक ग्लोबल एग्जाम्पल लिख लीजिए। यूके में there is a peak mountain range called as Dartmoor range. Dartmoor करके रेंज है, इट इज इन यूके। वो एक्चुअली वर्ल्ड फेमस है अपने बैथोलिथ्स के लिए। Dartmoor रेंज इज वर्ल्ड फेमस फॉर बैथोलिथ्स। क्लियर एवरीवन? चलिए अब मैसिव के बाद बैथोलिथ कर लिया, बैथोलिथ के बारे में चीजें समझ ली, ठीक है। और एक चीज ये यहां पे जरूर याद रखना, कभी बाई चांस कंफ्यूजन में पूछ लिया जाए तो याद रखना मेरे भाई, जो बैथोलिथ्स हैं, बैथोलिथ्स आर ग्रेनेटिक बॉडीज, दे आर ग्रेनेटिक बॉडीज। ये ग्रेनाइट के बने हुए, ये बसाल्ट के नहीं बने हुए। बैथोलिथ का कॉम्पोजिशन पूछे तो दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। क्लियर एवरीवन? They appear on the surface only after denudational process remove the overlying material. सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बैथोलिथ हमारे को दिखाई दे जमीन के ऊपर? हो सकता है ना, उस जगह पे हो सकता है जहां पे बैथोलिथ जो है कभी बना है और उसके ऊपर बहुत सारा ओवरलाइंग मटेरियल, अगर वो उधर वेदरिंग हो जाए, उधर कोई ना कोई डेनुडेशनल प्रोसेस हो, इरोजन हो और ऊपर की लेयर हट जाए, तो डेफिनेटली फिर आपको ओपन दिखाई देगा वो बैथोलिथ, तभी आपको दिखाई देगा अगर ऊपर की लेयर उसकी हट जाए। ऐसा ही कुछ एग्जांपल आपको मैंने डार्टमोर रेंज का बताया। टैबुलर के केस में वी ऑलरेडी हैव डन कि टैबुलर के केस में हमें जो ध्यान रखना है, स्मॉल साइज प्लूटोन्स हैं जहां पे डोमिनेट होस्ट रॉक ही करता है, ठीक है। इसमें वी हैव बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट टू ओरिजिनल बेडिंग। ओरिजिनल बेडिंग क्या है समझिए, आपको बताया ना मैंने, हम अपनी ओरिजिनल बेडिंग लेके चलते हैं एकदम हॉरिजॉन्टल, कि जो रॉक्स हैं वो बने ही हॉरिजॉन्टल है, जो रॉक्स हैं वो थे ही शुरू से हॉरिजॉन्टल। अब डिस्कॉर्डेंट आपको बता दिया, जो भी चीज ऐसे वर्टिकली जमा करेगी वो डिस्कॉर्डेंट है, और जो आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगी दैट इज कॉनकॉर्डेंट। एग्जांपल हम ऑलरेडी इसके बारे में लिख चुके हैं। तो सिर्फ अपने ओरिजिनल बेडिंग, अपनी अलाइनमेंट टू द ओरिजिनल बेडिंग के चक्करों में दो नाम। एक बात याद रखना, अभी आपको मैंने एग्जांपल लिखवाया डिस्कॉर्डेंट का, एक बहुत फेमस एग्जांपल जस्ट अभी अभी हमने लिखा। क्या लिखा? डिस्कॉर्डेंट का डाइक। देखिए डाइक का भी आप समझ लीजिएगा कि डाइक जो है इसका भी एक वेरिएंट हो सकता है। डाइक जो आपने देखा है छोटा सा डाइक, देयर कैन बी डाइक्स वेरिएंट आल्सो, और डाइक के ही वेरिएंट को हम कह देते हैं प्लग डोम। जो आप प्लग डोम अभी तक पढ़ते आए हो, प्लग डोम राइट। तो एक्चुअली में देखो ना, अगर आपका ये आपका रॉक सरफेस है ना, इनसाइड वो है आपका वो चीज, तो डाइक तो आपका ऐसा जम गया। अगर वो सरफेस तक नहीं पहुंचा, सरफेस के बाहर नहीं निकला, अगर वो अंदर के अंदर रह गया तो डाइक है। अगर यहां पे आप देखिएगा तो नीचे अगर प्लग डोम वाली कैटेगरी है तो वो भी तो है, तो वर्टिकली ना। तो प्लग डोम्स जो हैं, जो डायरेक्टली मैग्मा चैम्बर से वॉल्केनो की ओपनिंग दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम प्लग डोम, तो प्लग डोम भी डाइक के ही एक वेरिएंट के रूप में देखा जाता है डिस्कॉर्डेंट फीचर, बिकॉज डिस्कॉर्डेंट का मतलब ही है आपका फीचर एकदम वर्टिकल होगा, ठीक है।
Concordant, we have horizontal, which is parallel to the original bedding. जैसा original bedding है, हमने कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं किया. ठीक है जी. और इसके एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी मैंने बताए थे. सिल शीट के अलावा वी हैव द लैकोलिथ एंड फैकोलिथ. ये सारी चीजें वी हैव डन दैट. कॉन्कॉर्डेंट इज हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स. ठीक है जी. अच्छा, एक चीज इसमें जरूर याद रख लेना बेटा, जो लैकोलिथ है, ये इनका नाम क्या था? लैकोलिथ. जो लैकोलिथ फीचर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी लैकोलिथ आर गोइंग टू बी मेड अप ऑफ मोर फेल्सिक मैग्मा. लैकोलिथ जहां, वहीं पे लैकोलिथ बनेंगे जहां पे वी आर गोइंग टू हैव more felsic मैग्मा. तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट एमसीक्यू में काम आ सकता है कि लैकोलिथ भी उधर ही बनेगा जिधर आपका मैग्मा किस टाइप का होगा? थोड़ा फेल्सिक टाइप का होगा, थोड़ा एसिडिक टाइप का होगा. एसिडिक टाइप होगा तभी तो इट इज गोइंग टू बी मोर विस्कस. और क्योंकि इसके पास ज्यादा विस्कोसिटी है एसिडिक में, तभी तो आपका ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल की बजाय आपका ये इस तरह से शेप बना पाए. बाकी बसाल्टिक वाला तो बना ही नहीं पाता, कभी शेप बन ही नहीं सकती. वो तो इतना स्मूथ है कि फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा, है ना. तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है. यस माय डियर. तो ये जो डायग्राम आपने देखा, क्या ये डायग्राम आपको याद होगा? एग्जाम में कल को आ जाए, बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो इस क्वेश्चन के को एक्सप्लेन करने के लिए कैन वी ड्रॉ दिस डायग्राम? बना लोगे ना आराम से. और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, बट ये थोड़ा कलरफुल है तो थोड़ा सा बेटर आपको नजर आएगा, थोड़ा बेटर आपके लिए रहेगा. मुझे प्लीज बता दीजिए आर वी क्लियर ऑन दैट? सिल क्या होता है? सिल इज नथिंग. अभी आएगा, हम लोग उस पर आ ही रहे हैं. अगर आपको डेफिनेशन चाहिए हम लोग बताएंगे. हम एनसीईआरटी के ही स्नैपशॉट्स आपको दिखाएंगे, डोंट वरी. एनसीईआरटी के स्नैपशॉट्स ही आपको दिखाएंगे भाई. देखिए, पहले कॉन्कॉर्डेंट को पढ़ लेते हैं. एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इफ यू वांट टू गो बाय द डेफिनेशंस यू कैन रीड दैट. ठीक है. एज एंड व्हेन लावा मूव अपवर्ड्स, पोर्शन ऑफ द सेम टेंड्स टू मूव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल wherever the plane is weak. And in this case saucer shape concave shape बॉडी बनती है, उसे हमने लैपोलिथ का नाम दिया, जिसको हमने इस तरह से ड्रॉ भी किया था. नियर हॉरिजॉन्टल है. दूसरे केस में जो आपने बनाया, दूसरे केस में आपने बहुत ज्यादा वेवी मास बना दिया. इंट्रूसिव रॉक्स बिकम वेरी वेरी वेवी. एंड जो है इनका बेस इंक्लाइन है ऐसे, और टॉप इनका इंक्लाइन बन रहा है. तो कुछ इस तरह के वेवी कंपोनेंट जो बनते हैं, उनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनको फैकोलिथ कहते हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंगली लास्ट में इनका क्या होता है? ये जब सारे कोलैप्स करेंगे, कभी कभी ना कभी लैंडफॉर्म्स कोलैप्स करेंगे, तो फिर से बैथोलिथ बना देंगे. क्या दिक्कत है? सब्सिक्वेंटली लास्ट में जाकर के इनको बैथोलिथ ही तो बनाना है. ठीक है. सब कुछ जो है मैसिव में ही कन्वर्ट हो जाना है. और सिल के बारे में प्रद्युमन जी पूछ रहे थे. सिल के बारे में डेफिनेशन देख लीजिए. नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज इन इंट्रूसिव वोल्केनिज्म.
ठीक है, नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कॉल्ड सिल और शीट डिपेंडिंग ऑन देयर थिकनेस। अगर वो थिन है, बहुत ज्यादा पतली पतली लेयर है, तो उनको शीट कहा जाएगा। अगर थोड़ा सा थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट है, उनको सिल कहा जाएगा। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी आपसे पूछती है। लैकोलिथ के केस में अभी अभी मैंने आपको एक पॉइंट ऑलरेडी बता दिया कि ये ज्यादातर फेवरेबल उसी केस में होगा जहां पे मेरे को एसिडिक टाइप का लावा मिलता है। ठीक है, वो होगा आपका लैकोलिथ। लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज, लेवल इनका बेस जो है वो लेवल है, और नीचे से एक पाइप ऐसा करके कनेक्ट करती है, एकदम मशरूम वाली फीलिंग देते हैं। और लेकिन जो इनका टॉप है वो एकदम वॉल्केनिक डोम जैसा है, बस अंडर द वाटर है, दैट्स इट। ठीक है, इसमें अगर आप एग्जांपल में जाना चाहो तो कर्नाटका प्लेट्यू इज स्पॉटेड विद डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट, मोस्ट ऑफ these now exfoliated are examples of laccolith and lapo and batholith. So please tell me, are we clear on that? Are we clear on that particular diagram? अगर तुमको बनाने को आ जाए, अब हम अपने हाथ से बिल्कुल आराम से इस डायग्राम को बना सकते हैं। और ये डायग्राम जो है, ये हैंड रिटन वाला डायग्राम आप प्लीज मेरे साथ ड्रॉ कर लें फटाफट से क्लास में, और कल को इस पे कोई क्वेश्चन आए तो मैं बिल्कुल बेझिझक बिना परेशान किए या हुए इसका आंसर दे सकता हूं। तो लेट्स ड्रॉ टुगेदर अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। And it is like this. ठीक है, आप इसको ऐसा करके ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसके नीचे आपको दिखाना पड़ेगा एक प्रॉपर मैसिव कॉलम, आपको दिखाना पड़ेगा। और इसमें हम ऐसा नीचे का अंडरग्राउंड रॉक्स हम ऐसा करके शो कर देते हैं ओरिजिनल बेडिंग दिखाने के लिए। ये सब हमारा अंडरग्राउंड हो रहा है। ठीक है जी, अब नीचे आपको यहां लिखना है, देयर यू कैन राइट एज बैथोलिथ। नीचे पूरा एरिया किसका है जी? बैथोलिथ का एरिया दिखा दीजिए। इसमें कुछ छोटे 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 से डाल दीजिएगा आपके होस्ट रॉक्स, इस तरह से डाल देना। उनका नाम है जीनोलिथ। ठीक है, जीनोलिथ एंड बैथोलिथ हो गए। यहां से सीधा एक, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर दिखा दें, इफ यू कैन शो जस्ट वन हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये ऐसा गया होगा, यहां तक ट्राई किया इसने। दिस वन हॉरिजॉन्टल, और एंड डोंट फॉरगेट ये नीचे किससे जुड़ा है? डायरेक्टली इधर बैथोलिथ से जुड़ा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो बना, दिस इज कॉल्ड डाइक। दिस इज कॉल्ड डाइक। ठीक, ये आपका एग्जांपल हो गया। इसी में अगर यहां ना रुक के अगर ये पूरा ऊपर तक जाता सर, फिर क्या होता? अगर यही वाला नीचे से कनेक्ट होके और पूरा ऊपर तक चला जाता, थोड़ा सा ऊपर जा करके इस तरह से बाहर दिखाई भी देता, तो वो केस कौन सा होता सर? प्लंज डोम का। दैट वुड हैव बीन द केस ऑफ प्लंज डोम। दैट इज प्लंज डोम। ये ऊपर जाकर के कुछ ना कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी करती। तो ये दोनों कैसे हो गए सर? नंबर 1 एंड नंबर 2, 1 and 2 both are concordant. Sorry, they are both discordant. Right? उसके साथ साथ आप ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, सिल दिखानी है अपने को। आई कैन सिंपली शो इट लाइक दिस।
ऑलमोस्ट नियर। अच्छा, ये चीज जरूर याद रखना, इन सबके बेस को हवा में मत लटकाना, इन सबके बेस को नीचे बैथोलिथ से जोड़ना जरूर, ठीक है, इसको जोड़ना जरूर। ये आपका सिल हो गया, सिल के साथ साथ अगर मेरे को ऐसा शेप मिल रहा है, ऐसा वाला शेप मिल रहा है, तो ये आपका लैकोलिथ हो गया। This is laccolith. Then we have this structure, something like this, called lapolith. And then we have the phacolith. किसी case में we also have the so-called wavy ones. Yeah, the phacolith. But do not forget कि ये नीचे सब जुड़ा हुआ है। और बैथोलिथ का ही छोटा रूप अगर देखने का है तो ऐसे छोटे में पूरे में आप देखिएगा, यहाँ पे ये एक तरह से मैग्मा इधर घुसने लगा है, समझ रहे हैं, मैग्मा इधर को घुसने लगा है, मैग्मा इज जस्ट एंटरिंग इनटू द रॉक। इसे क्या बोलेंगे? दिस इज अ छोटा रूप ऑफ बैथोलिथ। कम ऑन, क्विक आंसर। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज नथिंग बट छोटा रूप ऑफ बैथोलिथ। क्या आंसर करें इस चीज का? अभी आपको बताया था, जो इमेच्योर छोटा जो बैथोलिथ होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टॉक। उसे हम लोग स्टॉक के नाम से जानेंगे। तो इस पूरे उसमें आपको स्टॉक बता दिया, फैकोलिथ बता दिया, ये सॉसर शेप वाला लैपोलिथ, this one is laccolith, this was sill, plungedung dike। तो ये आपका दिस हैज टू बी योर आइडियल डायग्राम जो प्लूटोनिक लैंडफॉर्म, प्लूटोनिक वोल्केनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट डायग्राम। आर वी डन विद दैट? साथ साथ ड्रॉ कर लिया है क्या? या किसी बच्चे का रहता है? किसी का रहता है तो प्लीज ड्रॉ कीजिए फटाफट से, अगर हो गया है तो वेल, वेरी गुड। चलिए, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। अब हमारा ये टॉपिक है, द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस। हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स देखा। आज हमारे लैंडफॉर्म्स खत्म हो गए। आखिरी का जो टॉपिक है, इट रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज अक्रॉस द वर्ल्ड। Now this topic is going to be absolutely important topic। ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने बोला भाई, ठीक है। तो दुनिया भर में वॉल्केनो किधर डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो एक बात तो दिमाग में आती है, जब हमने अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन किया था तब भी हमारे दिमाग में रिंग ऑफ फायर आया था, अब तो आना ही। तो जब मैं दुनिया के सारे वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, सो मोस्ट नोन वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक जहां होते हैं, दे आर कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन्स एंड प्लेट ओशियानिक रिजेस, जो आपके हैं कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पे और मिड ओशियानिक रिजेस पे, जिनमें हमने स्टडी किया 70-80% अर्थक्वेक तो अकेला सरकम पैसिफिक बेल्ट पे आते हैं, और बाकी का जो 20% आते हैं, वी नो दैट इज बेसिकली योर बेल्ट, मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट बोलते हैं, इसमें एशिया माइनर, हिमालयाज और सब कुछ है इसमें। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, 16th सेंचुरी के टाइम पे ना, करीब करीब उस टाइम पे 500 के आसपास 480 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हुआ करते दोस्तों। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा होता है? जिसके बार बार, जो एकदम फ्रीक्वेंटली इरप्ट करता है, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली इरप्ट करे, उसे हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। तो अगर हम वॉल्केनो की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, वॉल्केनो के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो नियरली 400 जो है, ऑलमोस्ट 400 वॉल्केनो अकेले पैसिफिक ओशन में, रिंग ऑफ फायर में वॉल्केनो का भी वही डोमिनेंस है।
दुनिया के 70-80% अर्थक्वेक, 70-80% वॉल्केनो तो रिंग ऑफ फायर में है। तो वही पैसिफिक ओशन, वेरी सेम एज अर्थक्वेक आपको मिलेगा देखने को। तो लगभग 400 तो उधर है, और बाकी के जो 80 के करीब बच गए, ये वो मिड वर्ल्ड का जो बेल्ट है, जिसको हमने अल्पाइन हिमालयन के नाम से किया था, अगर आपको याद होगा, उसे हमने अल्पाइन हिमालयन बेल्ट के नाम से भी देखा था। पूरा मेडिटेरेनियन, एल्पाइन, हिमालयाज, वो वाला पूरा रूप, तो वो तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। द बेल्ट ऑफ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से एक ही जगह पे बहुत सारे, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई डेंसिटी वाले, तो जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वॉल्केनोज की, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वो इल्यूशन कुराइल आइलैंड आर्क में है, साथ में मेलेनेशिया और न्यूजीलैंड टोंगा बेल्ट में। मलेशिया हमारे इज अ पार्ट ऑफ ओशनिया, इट इज अ पार्ट ऑफ ओशनिया, इट इज पार्ट ऑफ ओशनिया। ओशनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड और 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मेलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। ठीक है, तो ये इल्यूशियन कुराइल आइलैंड्स और मेलिनेशिया का ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। तो वहां पे भी काफी ज्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है बेल्ट्स की। ठीक है, आपका एक होमवर्क भी है, आपको मैप के ऊपर यू हैव टू, ऑन द मैप यू हैव टू मार्क द आइलैंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, यू हैव टू मार्क इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, मेलिनेशिया, माइक्रो और पॉली, तीनों की मैप मार्किंग करके लेके आना। ठीक है, और ये कभी कभी अलग से इन पे एमसीक्यू भी आ जाता है कि भाई बताओ अभी क्या है कैसा है, तो एमसीक्यू वगैरह भी आ सकता है मेलिनेशिया। बाकी के जो 10% 20% बच गए वॉल्केनिक एक्टिविटी, वो हम लोग करते हैं अबव द सी। ठीक है, तो वो करते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल वॉल्केनिक माउंटेन्स आर स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू द सबमरीन काउंटर पार्ट। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी वॉल्केनोज। कुछ इस तरह से दुनिया भर में वॉल्केनोज आपके फैलते हुए या फैले हुए नजर आएंगे। जो अभी अभी आपने देखा भाई 80% तो वॉल्केनो सर बोल रहे हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। हाँ बिल्कुल, जो सरकम पैसिफिक रीजन है, जिसको पॉपुलरली हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, वहीं तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एक्टिव वॉल्केनो की। हम इसको भी डिफाइन करेंगे, एक्टिव क्या है, डोरमेंट क्या है, इनएक्टिव क्या है, या डेड कौन सा है। तो अभी तो है इधर अभी भी वॉल्केनिक बेल्ट, अर्थक्वेक बेल्ट, ये सब हैं, क्योंकि वहां पे हमने देखा ना सब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कन्वर्जन बाउंड्रीज आपस में जो है कोलाइड कर रही है, सबडक्शन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होने की वजह क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन होने की वजह से। और उन्होंने कोई एग्जांपल पूछे आपसे, अभी एग्जांपल बता दो। तो एलुशियन आइलैंड्स जो कमचटका पेनिनसुला में है वो, फिलीपीन, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में, पैसिफिक आइलैंड्स ऑफ सोलोमन, न्यू हेब्रिडिस, टोंगा, ये सब, दीज आर द रीजन्स जहां पे आपको एक्टिव, मैंने कहा ना करीब करीब 400 के आसपास एक्टिव वॉल्केनोज हैं। ये 400 ये वो लोकेशंस हैं जहां पे भविष्य में आपको कहीं ना कहीं कोई बड़ी चीज, बड़ी मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देगी आपको। ये वो रीजन है जहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास आपके एक्टिव वॉल्केनिक स्पॉट्स हैं। ये एक्टिव वॉल्केनिक स्पॉट्स हैं आपके। ऐसे ही साउथ अमेरिका में जो एंडीज माउंटेन है, एंडीज से सेंट्रल अमेरिका, जिसको हम फेमसली ग्वाटेमाला कहते हैं, वो भी वो नहीं किया, मैक्सिको एंड राइट अप टू अलास्का। तो ये वो रीजन्स हैं। ये ऐसा कुछ रट्टा नहीं मारना है, खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, इन पे एमसीक्यू आ सकता है, कुछ ना कुछ मैप के ऊपर आएगा तो शायद कोई ना कोई एमसीक्यू आपका आ सकता है। इंटरेस्टिंग चीज एक और, 5 कंट्रीज, वो 5 देश जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्केनो है, दिस इज आउट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा दुनिया में जो आइलैंड है, जो वॉल्केनोज हैं, वो है 173 यूएस के अंदर। अकेले यूएस में 173 वॉल्केनोज, उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ देम आर पार्ट ऑफ अलास्का, बिकॉज अलास्का जो पार्ट है, यहां पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है volcanoes. You have the maximum concentration of the volcanoes.
नंबर 2 पे रशिया, इंडोनेशिया, आइसलैंड, जापान। तो ये हैं आपके टॉप 5 कंट्रीज विद मोस्ट वॉल्केनोस। यूएस 117, रशिया, फिर इंडोनेशिया, आइसलैंड और जापान। ये भी कंट्री वाइज भी पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलो। इंडिया में, व्हाट अबाउट इंडिया? अगर हम बात करें इंडिया की तो वॉल्केनिज्म इन इंडिया, वॉल्केनिज्म इन इंडिया, देखिए देर आर नो वॉल्केनोज इन हिमालयन रीजन। हमारे यहाँ हिमालयाज में तो आपको पता है कोई वॉल्केनो है नहीं, या पूरा इंडियन पेनिनसुला में देर इज एब्सोल्युटली नो वॉल्केनो। बट बैरन आइलैंड विच इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। बैरन आइलैंड किधर है बॉस? अंडमान निकोबार में। जो बैरन आइलैंड है ये आखिरी बार 1990s में, आखिरी बार 1990s में ये एक्टिव हुआ था। नाउ कंसिडर्ड एन एक्टिव वॉल्केनो आफ्टर इट स्प्यूड लावा एंड एश इन 2017। कई साल तक शांत रहा, लेकिन 2007 में जो हमारा बैरन आइलैंड है ना, इसने फिर से एक बार एक्टिविटी दिखाई, एक बार फिर से एक्टिविटी इसमें देखी गई। इंडिया में 2 ही आइलैंड है वॉल्केनिक आइलैंड, एक बैरन आइलैंड, दूसरे का नाम है नारकोंडम आइलैंड। ये नारकोंडम आइलैंड जो है ये भी आपका वॉल्केनिक आइलैंड ही है, आपके नीचे वॉल्केनिक उसमें है, और लगभग बैरन आइलैंड से 150 किलोमीटर दूरी पे भी। ठीक है, आर क्लियर ऑन दैट? सो इंडिया में 2 ही जगह वॉल्केनिज्म की और दोनों एक्टिव हैं, लेकिन फिलहाल लावा मैग्मा कहीं से निकलता नहीं है। सो प्लीज याद रखना बैरन आइलैंड, और हो सके तो बैरन आइलैंड और नारकोंडम दोनों जगह को अपनी प्लेसेस इन न्यूज बना करके इनको अपने उसमें मार्क कर लेना। ठीक है जी। अब एक जर्नल वर्ड जो अभी हम बात कर रहे हैं, सर कौन सा डॉर्मेंट हो गया, ये क्या चक्कर है? ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट, डॉर्मेंट एंड एक्टिव वॉल्केनो? ये तीन में क्या डिफरेंस है भाई? तो देखिए, हमने वॉल्केनोज को उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, ये जो बहुत जल्दी जल्दी बार बार इरप्ट होगा, उसको तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे, उसको तो एक्टिव बोलेंगे ना। बार बार इरप्ट हो रहा है, कभी कभार इरप्ट हो रहा है, थोड़ा डॉर्मेंट है, थोड़ा सुस्त है, कब होगा मालूम नहीं है। और पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया, पूरी तरह से एंशिएंट हो गया, उधर सब सेटल है, वो वाला आपका जो है तीसरी कैटेगरी। ठीक है, चलिए। तो टाइप ऑफ वॉल्केनो में वी हैव नंबर 1 कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट या एंशिएंट वॉल्केनो। ठीक है जी, ये 3 कैटेगरी आपके पास है। डॉर्मेंट में लिखा है इरप्शन रेगुलरली नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अब यहां से एक टॉपिक निकल के आएगा जिसमें हम लोग इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म के बारे में बात करेंगे। सो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ड्रॉ ना, ठीक है, जस्ट 5 मिनट दो जरा एक बार। लेट मी जस्ट गेट माय चार्जर। सो बस आखिरी टॉपिक बचा है, ये थोड़ा सा टॉपिक है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात करेंगे। सो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स गाइस। इतने आप लोग पढ़िए जरा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। So we are on the last leg of our topic, आखिरी चैप्टर है, well our last leg of topic है। अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, just give me 5 minutes please। और आज हम क्लास भी, इसके बाद क्लास भी खत्म कर देंगे। आज थोड़ा छोटा क्लास करेंगे। आज अचानक से ना हेडेक हो रहा है, तो बार बार अचानक से हेडेक होने से ना वो कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें बहुत एक्सट्रीम कंसंट्रेशन चाहिए। चैप्टर नंबर 6 में तो पूरा का पूरा हमारा थ्योरीज है, एंडोजेनिक थ्योरीज हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसलिए उसको आज नहीं स्टार्ट कराऊंगा। मैंने आपको स्लाइड तो दी है, कंप्लीट स्लाइड दे दी है आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। आप चाहे तो पढ़ के आइएगा एडवांस में, क्योंकि अचानक से बहुत तेज हेडेक होने से, शायद मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, इसलिए भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कल काम किया,
कल बिल्कुल 2-3 घंटे सोए रात को सिर्फ, उस वजह से हो सकता है। तो पहले डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स पढ़ते हैं फटाफट से, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, ठीक है, 2-3 मिनट दो, फिर आपको डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स बताता हूँ वोल्केनिज्म का, पॉजिटिव और ये दोनों चीजें अपन एक्सप्लेन करते हैं। बस 2 मिनट का समय दीजिए, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म एंड द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी जरा फटाफट से हम लोग जो है कंप्लीट कर देते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। So what are the destructive effects of volcanism? So very obvious, no? The showers of the cinders, cinder वो pyroclast, याद है? Cinder word हमने किसके लिए यूज किया था? वो जो solid material है, जो pyroclast है, उसके लिए हमने cinder word का भी इस्तेमाल किया था। तो जो cinder है वो pyroclast solid material है, and volcanic bombs basically थोड़े से बड़े टाइप के जो पार्टिकल्स है, यही सॉलिड पार्टिकल्स के ही अलग अलग शेप है, पायरोक्लास्ट को ही कैटेगराइज करते हैं हम लोग। वॉल्केनिक बॉम्ब्स, वॉल्केनिक एश, अगर थोड़ा सा ना बड़े साइज के रॉक पार्टिकल्स है, उनको वॉल्केनिक बॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है।
ऑफ कोर्स ये जो सिंडर, ये जो वोल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, जो सॉलिड पायरोक्लास्ट है, ये बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है लाइफ को। फॉर एग्जाम्पल इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस जो हुआ था, उसमें आसपास की लाइफ को बहुत डैमेज हुआ था, राइट। माउंट वेसुवियस हमने कल किया इटली के अंदर। सुनामीज कैन बी ट्रिगर्ड। सुनामी, क्योंकि हमने, आपको याद होगा सुनामी का जब आपको मैंने कॉजेज बताए थे, उसमें वन ऑफ द कॉजेज वाज सबमरीन वोल्केनिज्म, यू रिमेंबर। हमने आपको बताया था भाई सबमरीन वोल्केनिज्म कैन बी वन ऑफ द causes behind tsunamis. Tsunami can be generated in large body due to the violent eruptions. और हुआ था कराकाटोआ इरप्शन में ऐसा हुआ था। सुनामीज जो है वो सबमरीन वोल्केनिज्म भी ट्रिगर कर सकता है, जो सुनामीज क्रिएट करेगा, और वो फिर बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा अपने आप में। जब कभी कोलैप्स हो जाता है, कोई वोल्केनिक लैंडफॉर्म का कोलैप्स हो जाए सी में या ओशियन में, दैट कैन आल्सो कॉज सुनामीज। वो भी हो सकता है, जैसे 2018 में सुंडा स्ट्रेट में जो सुनामी आई थी, उसमें यही वोल्केनिक लैंडफॉर्म, समुद्र के अंदर वोल्केनिक लैंडफॉर्म, एकदम से आपको बताया था ना कि कोई भी अगर ब्रोकन लैंडफॉर्म गिरे, आपको ये भी बताया था मैंने, कोई भी ऐसा बड़ा मूवमेंट हो, कोई भी स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए, उस केस में भी अर्थक्वेक ट्रिगर होगा, तो सुनामी ट्रिगर हो सकती है। द ऐश, अब ये कोई भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें बहुत सारी ऐश भी बाहर निकलती है। Ash from larger eruption dispersing over large area can actually lower the temperature at a regional or a global scale. Yeah, that can actually trigger famines on a very very large scale. अगर आप सोचे ना, ये ऐश एक पोल्यूटेंट की तरह काम करेगी, ये एक एरोजोल है। ऐश इज लाइक एन एरोजोल, एक टाइनी पार्टिकल है। अभी इस जगह के ऊपर जहां पे भी ये ऐश ही ऐश होगा, ये नीचे सरफेस है, इस सरफेस भी, किसी भी सरफेस के ऊपर जहां भी ये ऐश बहुत बड़े एरिया तक फैल जाएगी, और ये बहुत जितने एरिया में ऐश ही ऐश एज सस्पेंडेड पार्टिकल आपको देखने को मिलेगी, ये क्या करेगी, वहां के टेम्परेचर को लोअर कर देगी। क्यों सर? क्योंकि एरोजोल क्या करते हैं ना, इन पे सनलाइट गिरती है, सनलाइट को स्केटर कर देते हैं। जो एरोजोल्स होते हैं, दे हैव अ स्केटरिंग इफेक्ट, उन पे सनलाइट गिरेगी, उन टाइनी पार्टिकल्स पे, वो उनको उसको स्केटर कर देंगे। तो जिधर भी बहुत ज्यादा एरोजोल होते हैं ना, उसके नीचे जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कूल मिलता है, काफी ज्यादा ठंडा मिलता है, क्योंकि सनलाइट को ये पहुंचने देते नहीं। तो मान लो अगर कहीं पे किसी जगह पे बहुत ज्यादा हवा में पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन होने की वजह से आपको नीचे का टेम्परेचर थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। और ऐसे वाले केसेस में जो है ये जो है आपका, अच्छा उससे क्या होगा, अब अगर ये सनलाइट को स्कैटर कर देंगे तो सर फेमाइन कैसे आएगा? फेमाइन इसलिए आएगा ना भाई, क्योंकि जब ये स्कैटर कर देंगे तो सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच रही, और बिकॉज ऑफ लो इंसोलेशन, क्या कम इंसोलेशन का फर्क क्या हमारे एग्रीकल्चर पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर कहीं पे सनलाइट ही कम हो गई तो वहां पे वी आर गोइंग टू हैव पुअर एग्रीकल्चर, वहां पे कल्टीवेशन भी कम होगा, कल्टीवेशन कम होगा तो फूड सिक्योरिटी, फेमाइन का खतरा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। किस तरह से फेमाइन के साथ भी जुड़ता है वोल्केनिज्म। हवाईन टाइप इरप्शन आपने सबने पढ़ी, वो सेंट्रल टाइप की थी। अ सिंगल फ्लो स्प्रेड वाइडली ओवर ओपन स्लोप्स और डाउन द वैलीज एज लावा एनगल्फिंग द एंटायर सिटीज। बिल्कुल ये भी होता है, कभी कभी पूरा का पूरा शहर एनगल्फ कर जाता है वोल्केनिक इरप्शन। लाहर्स, violent type of mud flow of the debris, आपको बताया था water saturated pyroclast. Lahar was nothing but a water saturated pyroclast. well lahars जो हमने स्टडी किए थे, they may bury the entire cities. मैं उनके फर्टाइल सॉइल की बात नहीं कर रहा, वो तो इनका फायदा है। लाहर इज ए 2x स्वॉर्ड। लाहर का पॉजिटिव इंपैक्ट, लाहर का फायदा ये है कि भैया वो जिधर भी होते हैं बहुत ज्यादा फर्टाइल आपके वॉल्केनिक सॉइल, फर्टाइल वाली वॉल्केनिक सॉइल बनाते हैं। लेकिन ये लाहर, ये वाटर सैचुरेटेड पायरोक्लास्ट जो है, ये कभी कभी इतने ज्यादा मात्रा में होते हैं, ये पूरे के पूरे शहर को बरी कर सकते हैं इन जस्ट मैटर ऑफ मिनट्स, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज आ सकती हैं। ऐसा हुआ था 1985 में, एक बार ऐसा हुआ था।
सडन कोलैप्स ऑफ लावा डोम्स, कभी कभी लावा का पूरा लावा डोम सडन कोलैप्स करता है. इट कैन कॉज वायलेंट वॉल्केनिक फ्लोज, जो डिस्ट्रॉय कर देगा जो भी चीज आसपास होगी. अगर कहीं पे ये कोलैप्स वाला अर्थक्वेक आया, उससे वॉल्केनिक इरप्शन जनरेट हुआ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. पावरफुल winds drive the gas plume higher into atmosphere, carrying it to greater distance, disrupting air travel. हो सकता है बिल्कुल. अगर आप इधर आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहाँ वॉल्केनो फट रहा है, अब वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो ये आपकी गैसेस हैं, ये जो गैसेस हैं, जो प्लूम्स हैं, ये बहुत ऊपर तक कई बार उठ जाती हैं. और वर्टिकली जितनी ज्यादा आपकी गैसेस, ये गैस प्लूम्स ऊपर उठेंगी वॉल्केनिक वाली जगह से, जो बहुत सारा गैस रिलीज होगा, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके एयर ट्रैवल के लिए. जी हाँ, लिटरली प्लेन्स वगैरह को इंटरप्ट कर सकता है. तो और आपको पता है कि एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, राइट? तो ये ध्यान रखना होगा. इनफैक्ट 2010 में जब एक स्ट्रैटो वॉल्केनो आइसलैंड में इरप्ट हुआ, उसने आसपास के पूरे एयर ट्रैवल को ही पूरे हफ्ते के लिए जो है डिसरप्ट करके रख दिया. सुपर वॉल्केनिक सुपर इजेक्शन कैन कॉज स्मॉल स्केल एक्सटिंक्शन इवेंट. तो ऐसा भी आपका ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट का ही पार्ट जो है माना जाएगा. अब हमने ये भी समझना है कि सर क्या कोई रिलेशनशिप है वॉल्केनिज्म का एसिडिक रेन और ओजोन डिस्ट्रक्शन के साथ? वेल देखिए दोस्तों, जो वॉल्केनिक गैसेस हैं that pose the greatest potential hazard to people, animal and agriculture and property, वो कौन कौन सी? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में मेरे साथ किया था कि भैया जो भी इजेक्टेड मैटर है, उस इजेक्टेड मैटर में आई एम गोइंग टू हैव 80% of magma, I am going to have 10%, 80% of magma, 10% of pyroclast, एंड रिमेनिंग जो 10% था उसमें तो यही था गैस, ऐश एक्सेट्रा वगैरह ना. आखिरी का जो 10% है, इसमें गैस जो निकलेगी, साथ में ऐश वगैरह बाहर निकलेगी, वो तीसरा पार्ट था. तो वॉल्केनिक गैसेस कौन कौन सी? कहीं पे भी वॉल्केनिक इरप्शन हो, वहां से निकलने वाली जो वॉल्केनिक गैसेस हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं आसपास एनिमल्स, एग्रीकल्चर और इवन इंसानों के लिए भी. सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये तीनों जहरीली गैसेस हैं. किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन में अगर आप देखिएगा तो वहां से बहुत ज्यादा पॉइजनस गैसेस निकलती हैं और नेगेटिव जो है हमारे पे इंपैक्ट डालती हैं. देखिए, जहां जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है वॉल्केनिक इरप्शन से, वहां वहां पे एसिड रेन आने के चांसेस होते हैं. अब आप खुद सोचो ना, ये आपका क्लाउड बन गया, बारिश आने को रेडी है, पर बारिश जिस रास्ते से आनी है, बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है. तो जाहिर तौर पे जब बारिश आएगी तो सल्फर के अंदर का कुछ मटेरियल अपने साथ डिसॉल्व करके लाएगी, और जब पानी सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड बन के ये अपना नीचे आ जाएगा, है ना. तो जहां जहां पे वॉल्केनिज्म है, वॉल्केनिज्म की वजह से एसिड रेन हो सकती है. आपको बस कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है. इट कैन लीड टू एसिड रेन, कैन ऑल्सो लीड टू एयर पोल्यूशन डाउनवर्ड फ्रॉम अ विंडो वॉल्केनो. एक और इंटरेस्टिंग चीज, ग्लोबली जितने भी लार्ज एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, ये अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर इंजेक्ट करते हैं, सल्फर के पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, दैट कैन लीड टू लोअर सरफेस टेम्परेचर्स एंड प्रमोट डिप्लीशन ऑफ ओजोन, अर्थ ओजोन लेयर. देखो, जब जब आपका बहुत ज्यादा ये होगा, जब जब आपका वॉल्केनिक इरप्शन होगा, कोई भी बड़े स्केल पे होना चाहिए, लेकिन लार्ज एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन जब भी होगा वॉल्केनिज्म में, तो बहुत सारा सल्फर एरोजोल निकलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में जो गया है, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर अर्थ ओजोन लेयर. अर्थ की जो ओजोन लेयर है, O3 लेयर है हमारी, स्ट्रेटोस्फेयर में है, करीब करीब 25 किलोमीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल. MSL से ऊपर कम से कम 25 किलोमीटर आपको देखना पड़ेगा. इससे क्या होगा? दैट सल्फर के जो एरोजोल्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर आवर ओजोन.
ठीक है, दे आर नॉट गुड फॉर आवर ओजोन। तो वोल्केनिज्म एसिड रेन कॉज करता है, जी हाँ। क्या वोल्केनिज्म सल्फर ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है? इसमें भी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जी हाँ बिल्कुल। हमने अभी अभी सीखा वोल्केनिज्म में जो सल्फर के एरोजोल्स हैं ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। तो वोल्केनिज्म का हमने कभी सोचा नहीं था कि वोल्केनिज्म का एसिड रेन और ओजोन डिस्ट्रक्शन के साथ भी रिलेशन निकल सकता है, बट हाँ ये भी इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में से एक है। आर वी क्लियर ऑन दैट? तो सर सब कुछ नेगेटिव है क्या? कुछ पॉजिटिव भी है, हाँ कुछ है ना पॉजिटिव। वोल्केनिज्म का कुछ कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी तो है। सबसे पहले वोल्केनिज्म क्रिएट न्यू फर्टाइल लैंडफॉर्म्स, जैसे कि आपके नए नए आइलैंड्स, प्लेट्यूज, वोल्केनिक माउंटेन, क्या कुछ नहीं बनता है ना। अगर वोल्केनिज्म नहीं होता हमको हमारे डेक्कन ट्राइब्स किधर से मिलते? तो बहुत सारे यंग अच्छे अच्छे लैंडफॉर्म्स। तो सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट वोल्केनिज्म का है, नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक डस्ट जो निकलती है इस वॉल्केनिक इरप्शन से, जो भी गैस ऐश निकलती है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, फर्टाइल फॉर द फार्म्स एंड ऑर्चर्ड्स। वॉल्केनिक रॉक्स यील्ड वेरी सून वेरी फर्टाइल सॉइल अपॉन वेदरिंग एंड डीकम्पोजिशन। आप समझो कहीं पे भी बड़े बड़े वॉल्केनिक रॉक्स हैं, तो जब कभी भी किसी भी वॉल्केनिक रॉक का ऐसा कभी भी ऐसा वॉल्केनिक रॉक का जो है वेदरिंग होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो ये वॉल्केनिक रॉक कल को मिट्टी में, इसी से तो बनती है ब्लैक सॉइल। नहीं, जो आपकी ब्लैक सॉइल है उसका ओरिजिन क्या है? अगर आपका इग्नियस रॉक है, अगर आपका वॉल्केनिक रॉक है, तो उससे जो है ब्लैक सॉइल आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो बहुत फर्टाइल सॉइल मिलती है वॉल्केनिक रॉक्स वगैरह से। हालांकि स्टीप वॉल्केनो स्लोप्स प्रिवेंट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, बट डेफिनेटली इन पूरे उसमें फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस प्रोवाइड देम वैल्यूएबल टिम्बर रिसोर्सेज। तो ये स्टीप वॉल्केनोज जो है हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं। ये स्टीप वॉल्केनो स्टीप हैं। स्टीप क्यों है? इनके स्टीप होने के पीछे रीजन तो वॉल्केनिज्म है, एसिडिक टाइप का वॉल्केनिज्म ही तो है। और ये स्टीप है तो यहाँ पे ऊपर की हाइट्स पे टिम्बर रिसोर्सेज अपने को मिल जाते हैं, तो ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट हो गया। मिनरल रिसोर्सेज स्पेशली अगर आप देखिएगा, मेटालिक ओर्स आर ब्रॉट टू द सरफेस बाय वॉल्यूम, समटाइम्स कॉपर एंड अदर ओर्स फिल द गैस बबल कैविटीज। तो डेफिनेटली जिस जगह पे वॉल्केनिक रॉक्स वगैरह हैं वहां पे मिनरल रिसोर्सेज स्पेशली मेटालिक ओर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी अभी किसी बच्चे ने डायमंड का जिक्र किया था, बिल्कुल आप देखते हो डायमंड, सोर्स ऑफ डायमंड वही है जहां पे आपका एंशिएंट वोल्केनिज्म चल रहा है। एंशिएंट वोल्केनिज्म ही आपका डायमंड्स क्रिएट करता है। In vicinity of active volcanoes, water in depth are heated from contact with the hot magma, giving rise to springs and geyser. Hot springs and geyser जो बनते हैं उनके भी, क्योंकि इन दोनों में हम क्या एक और बेनिफिट क्या सोच सकते हैं? जियोथर्मल एनर्जी, इसका कहीं इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स थे विद रिस्पेक्ट टू वोल्केनिज्म, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें और पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात करें, तो बिल्कुल यहाँ पे सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलती है, नए लैंडफॉर्म्स, ये सब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जियोथर्मल पोटेंशियल की भी बात करी, क्योंकि दोनों में जहां जहां जियोथर्मल एनर्जी है वहां वहां जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है, उसे भी यूज किया जा सकता है। ऑलरेडी अगर आप देखिएगा इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स दो जगह ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लद्दाख के अंदर पुगा वैली, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, लास्ट ईयर इट वाज इन न्यूज। लद्दाख में एक जगह है पुगा वैली, वहां पे ऑलरेडी इंडिया ने जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगा दिया है। तो लद्दाख के अंदर पुगा वैली में वी हैव दिस कंडीशन। एंड ये तो हमने कल देखा था हिमाचल में द मणिकरण, तो मणिकरण और पुगा वैली वहां पे जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी बन रही है। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज तो इसको बड़े मैसिव स्केल पे बनाते हैं, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, इटली, जापान, यूएस, रशिया। तो ये जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनती ही नहीं अगर आपके जियोथर्मल पावर होती नहीं। और जियोथर्मल पावर क्यों है? क्योंकि हमारा सरफेस और इंटीरियर के बीच में देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस।
और इस टेम्परेचर डिफरेंस के होने में एक बड़ा रोल है इसके अंदर के मैग्मा की मूवमेंट का, इसीलिए इसको हम लोग जियोथर्मल पावर को, दैट इज व्हाई वी रिलेट जियोथर्मल विद द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ वोल्केनिज्म। एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट माना जाएगा आपके वोल्केनिज्म। Tell me if you have any doubt or tell me if there is anything you would like to ask. Otherwise आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल we are going to start with chapter number 6. Chapter number 6 is all about the theories. आपको क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में? वोल्केनिज्म हमारा खत्म हो गया कल के लिए। चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स जरूर पढ़ के आए, एडवांस में पढ़ के आएंगे अगर पढ़ना चाहें तो चैप्टर 4 से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर वी आर गोइंग टू एक्सक्लूसिवली हैव अ डिस्कशन ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये भी हम लोग कल पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू मूव ऑन द थर्ड थ्योरी। हमारे जियोमॉर्फोलॉजी में 3 ही थ्योरीज हैं, एक प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तीनों को हम लोग कल जो है स्टडी करेंगे। आज की क्लास छोटी है क्योंकि बड़ी क्लास का फायदा नहीं है हेडेक में, ये वाला टॉपिक बहुत कंसंट्रेशन मांगता है। सो आई एम गोइंग टू end the class today and we will continue tomorrow, right? Shall we see you guys tomorrow 7:30 would be the same time. So I hope अभी आज का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आई एम डन। कोई आपका कोई क्लास, आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? हाउ वाज द क्लास? समझ में आया आज का? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म समझ में आए? वोल्केनिज्म के पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आए? वोल्केनिज्म का क्या रिलेशनशिप है आपके एसिड रेन के साथ? वोल्केनिज्म का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है आपके ओजोन के साथ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।